नमस्कार दोस्तों, ज्ञानार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ज्ञानार्थ एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। और हनुमानगढ़ जिले के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चनों को अपन कवर करने वाले हैं। जो बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे। इससे पहले कि हमारे लगभग जो राजस्थान जिला दर्शन है पूरे 50 जिले कंप्लीट होने वाले, 5 जिले आपके और बाकी बचे। उसके बाद पूरे 50 जिले जो है आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको राजस्थान का कंटेंट, इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हनुमानगढ़ जिले में क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हनुमानगढ़ जिले की राजस्थान में स्थिति यानी लोकेशन की, कि हनुमानगढ़ जिला आपके राजस्थान में कहाँ पड़ता है। तो देखो, हनुमानगढ़ आपका पड़ता है बिल्कुल उत्तर के अंदर राजस्थान में। ये गंगानगर के बिल्कुल सटीक यानी छूता हुआ ही आपका गंगानगर, ये हनुमानगढ़ है। और ये हनुमानगढ़ जो है आपका इस तरह से बना हुआ है, सामने मैं आपके बना देता हूँ। ये लो, ये आपका हनुमानगढ़ हो गया। अब देखो इसकी आकृति अगर आपको नजर आती है तो देखो सोफे की तरह इसकी आकृति बनी हुई है आपकी। कैसी बनी हुई भाई? एक सोफा होता है ना, सोफे की तरह इसकी आकृति बनी हुई है। तो हनुमानगढ़ की आकृति की मैं बात कर लेता हूँ तो सोफे के समान इसकी आकृति है। अब मैं बात कर लेता हूं, देखो हनुमानगढ़ जिला जो कि आपका अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और जिलों के साथ भी सीमा बनाता है। तो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो हनुमानगढ़ जो है राजस्थान में केवल और 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ? 2 जिलों के साथ। तो सबसे पहला जो आपका जिला हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो श्री गंगानगर। कौन सा जिला हो जाएगा आपका? श्री गंगानगर। ये लो, श्री गंगानगर। दूसरी मैं बात कर लेता हूं तो आपका चूरू हो जाएगा भाई। दूसरा कौन सा जिला हो जाएगा जो हनुमानगढ़ के जिले की सीमा को छूता है? तो आपका चूरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चूरू। बिल्कुल आपको याद रखना, ये लो, ये चूरू आपका। यानी 2 जिलों के साथ आपका हनुमानगढ़ सीमा बनाता है। एक आपका राज्य है। राज्य आपका कौन सा है? तो राज्य आपका है हरियाणा। कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? हरियाणा। ये लो, ये हरियाणा राज्य हो गया आपका। क्लियर? यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के 2 जिलों के साथ और एक राज्य यानी हरियाणा के साथ आपकी सीमा बनाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यादवों के वंशज भट्टी के पुत्र भूपत, जो कि जैसलमेर के भाटी वंशी शासक थे। उन्हें 285 ईस्वी में भटनेर के किला का निर्माण करवाया था, गग्गर नदी के बाएं तट पर करवाकर इस भटनेर की स्थापना की थी। यानी हनुमानगढ़ का जो पुराना नाम था वो भटनेर के नाम से जाना जाता था। और ये भटनेर किसने बसाया था? तो ये भाटी शासक कौन थे आपके? बिल्कुल आपको याद रखना, भट्टी के जो पुत्र थे ना भूपत, उन्होंने आपका ये कौन सा नगर बसाया था? भटनेर नगर बसाया था, जो आगे चल के वो आपका हनुमानगढ़ में बदल गया। कब बसाया था? आपको बिल्कुल याद रखना, 285 ईस्वी के अंदर बसाया गया था। कौन सी नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी राजस्थान की सबसे अंत्य प्रवाही नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है आपकी घग्गर नदी है, आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी भी है जो अंतर्राष्ट्रीय नदी की श्रेणी में आती है। कौन सी नदी की श्रेणी में आती है? अंतर्राष्ट्रीय नदी की श्रेणी में आता। क्योंकि जब ज्यादा बरसात आती है तो बरसात के दिनों में इसका पानी जो है आपके पाकिस्तान तक चला जाता है। अब्बास फोर्ट एक जगह का नाम है पाकिस्तान में, वहां तक इसका पानी चला जाता है। इसीलिए घग्गर नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। पीलीबंगा, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक आपका पुरातात्विक स्थल है भाई। क्या है? पुरातात्विक स्थल है पीलीबंगा। रंग महल की बात करूं तो यहाँ से सिंधु घाटी, कौन सी घाटी भाई? ये सिंधु घाटी आपका है ना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर ले तो तमूर लंग ने आक्रमण किया था भटनेर के किले के ऊपर। किसने किया था भाई? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भटनेर के किले पर। कब किया था? ये आपको बिल्कुल याद रखना, 1398 ईस्वी में। कब किया था भाई? 1398 ईस्वी में किया था। इसके अलावा मैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लूं तो ये सबसे मजबूत किला है और इसके आक्रमण के समय हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण भी मिले। और एकमात्र दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था।
सवाल एग्जाम में किस प्रकार बनेगा, देखो बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है। सवाल यूं बनेगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा किला है जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, बटनेर का किला, जो कि आपके हनुमानगढ़ में पड़ता है। इस तरह से आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया बटनेर किसने बसाया था, तो भट्टी के जो पुत्र थे भूपत खान ने बसाया। कब बसाया था, 285 ईस्वी में बताया था। उसके बाद मैंने बात करी थी पीली बंगा, जो कि एक पुरातात्विक स्थल, एक सभ्यता है जो आपके हनुमानगढ़ में पड़ती है। रंगमहल भी हनुमानगढ़ में पड़ती है, एक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसके अलावा तमूलंग ने इस पर आक्रमण किया था बटनेर के किले पर 1398 ईस्वी में। फिर मैंने आपको बताया था कि ये एकमात्र ऐसा किला या दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। अब आगे बढ़ते कालीबंगा सभ्यता की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कालीबंगा से अक्सर आपको सवाल देखने को मिलेगा। देखो राजस्थान में 3 बड़ी सभ्यता आपने अच्छे से पढ़ ली ना, तो अक्सर सवाल आपको यही से मिल जाता है। एक तो आपकी कालीबंगा, कालीबंगा के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक आपकी हो जाएगी आहड़, एक होगी आपकी कालीबंगा, एक होगी आपकी आहड़। आहड़ के अलावा मैं बात कर लूं तो एक आपकी सभ्यता हो जाएगी बैराट। कौन सी सभ्यता हो जाएगी, बैराट। तो ये 3 ऐसी सभ्यताएं राजस्थान में जिनका सबसे ज्यादा कंटेंट भी आपको उपलब्ध है और सबसे बड़ी सभ्यता भी है। इन सभ्यताओं से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ज्यादातर इन 3 सभ्यता से पूछा जाता है। बाकी कभी कभार कोई पुरातात्विक स्थल छोटा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन मोस्ट है कि इनसे ही आपको सवाल पूछा जाएगा। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो आपको यार नजर आ रहा होगा ये कालीबंगा सभ्यता है, या बीच के अंदर देखो एक आपका कुआं बना हुआ, ठीक है, गोलाकार आकृति में आपका कुआं बना हुआ, जो कि कुआं पत्थर से निर्मित है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो कालीबंगा सभ्यता की बात कर लो तो काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा शब्द का जो अर्थ क्या होता है, बंगा यानी पंजाबी भाषा में जो बंगा होता है ना उसे चूड़िया कहा जाता है। काली यानी काला, यानी काले रंग की जो चूड़िया है उसे कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़िया। क्लियर। इसकी खोज की बात कर लेते हैं। इसकी खोज 1952 में हुई थी। कब हुई, 1952 में हुई। और किसने करी थी, अमलानंद घोष ने करी थी। किसने करी थी, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आपको बिल्कुल याद रखना है, ये अमलानंद घोष में लिख देता हूं, ये AK घोष भी आपको कहीं मिल जाता है, अमलानंद घोष। और उत्खननकर्ता की बात कर ले तो 1961 से 69 है आपका, 1961 से 69 BB लाल और BK थापर के द्वारा आपका उत्खनन किया गया था। ये कौन सी नदी के किनारे है, तो बिल्कुल आपको याद रखना गग्गर नदी के किनारे, जिसे प्राचीन सरस्वती या द्रेस द्वेती नदी भी कहा जाता है। यहाँ से अक्सर सवाल बनता है, एक तो कि कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है, एक उत्खननकर्ता कौन है, दूसरा कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता आपको मिली थी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। भाई क्या बताया, तीसरी राजधानी बताया। कौन सी राजधानी बताया, तीसरी। बिल्कुल आपको याद रखना, 3rd राजधानी किसे बताया, कालीबंगा को बताया। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे बताया, कालीबंगा को बताया। किसने बताया, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया। ये कथन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एक प्रसिद्ध पुरातत्व संग्रहालय है और घग्गर नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1983 में हुई थी, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो एक बार वापस से मैं कालीबंगा सभ्यता पर हल्की नजर डाल देता हूँ। कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा। कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता आपके BB लाल और BK थापर है। 1961 से 69 के मध्य इसका उत्खनन आपका करवाया गया था। कौन सी नदी के किनारे है, गग्गर नदी के किनारे है। और तीसरी राजधानी सिंधु सभ्यता की किसने बताया था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया था। अब बढ़ते हैं आगे। अब अपन देख लेते हैं कबूतर साहब गुरुद्वारे के बारे में, ठीक है। तो इसका निर्माण जो हुआ था 1730 ईस्वी में हुआ था। भाई कब हुआ था, 1730 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐतिहासिक यात्रा या जश्न मनाने के लिए किया गया था। गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ जाते समय यहाँ ठहरे भी थे। बिल्कुल आपको याद रखना, कबूतर गुरुद्वारा जो आपका पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ये आपके हनुमानगढ़ में पड़ता है। इसका निर्माण 1730 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1730 ईस्वी में। बटनेर दुर्ग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये देखो आपका बटनेर दुर्ग बना हुआ है, जो कि अब खंडर अवस्था में भी आपका आ चुका है। बिल्कुल आप देख सकते हो, ये आपका ये है, ठीक है। ये आपका बटनेर दुर्ग है, जो कि आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ,
सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण जो हुए थे ना आपके बटनेर दुर्ग पे हुए हैं। देखो ये आपके लिखा हुआ भी है, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण। अगर सवाल आपका यूं बन जाता है कि सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण कौन से किले पे हुए थे, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम में बनेगा कि सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण राजस्थान में ऐसा कौन सा किला है जिसपे सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण हुए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण आपके हुए थे तारागढ़ अजमेर पर। किस पे हुए थे भाई? तारागढ़ अजमेर के ऊपर सबसे ज्यादा आपके स्वदेशी आक्रमण हुए थे। ये तारागढ़ हो गया। और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण आपके हुए थे कहाँ? बटनेर के दुर्ग पे हुए थे। ठीक है, बिल्कुल। तारागढ़ भी आपके दो है, एक तो बूंदी वाला है, एक अजमेर वाला है। तो सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण आपके अजमेर वाले तारागढ़ पे हुए थे। कौन से? अजमेर वाले तारागढ़ पे हुए थे। तो बटनेर दुर्ग का जो निर्माण है 285 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने गग्गर नदी के तट पे करवाया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला आपका दुर्ग भी यही है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चंद्र सिंह बिरकाली जो एक ये लेखक है, कवि है, बिल्कुल इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में अपन देख लेते हैं। ये राजस्थानी भाषा के साहित्यकार हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियों के बारे में एक तो बादली, दूसरा आपका लू और कालजे रिकोर। देखो ये बादली कई बार एग्जाम में पूछा है कि बादली जो रचना है कौन से लेखक की है, कौन से कवि की है, या बादली के रचनाकार कौन है। तो बादली जो आपकी कृति है इसके जो रचनाकार है वो चंद्र सिंह बिरकाली है। कौन है भाई? चंद्र सिंह बिरकाली। और लू भी आपकी पूछी जा सके, लू भी जो कृति है वो आपके चंद्र सिंह बिरकाली की है। कालजेरी कोर की मैं बात कर लूं तो ये भी जो कृति है आपकी किन की है? तो कालजेरी कोर कृति जो है आपके चंद्र सिंह बिरकाली की है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इन्हें मरुधरा का कालिदास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुधरा का कालिदास भी इन्हें ही कहा जाता है। जबकि राजस्थान का जो कालिदास है वो कवि माघ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कवि माघ को। राजस्थान का कालिदास कवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। क्लियर? जबकि मरुधरा का कालिदास जो है आपका चंद्र सिंह बिरकाली है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी केशवानंद सर छोटू राम संग्रहालय यानी संगरिया के संस्थापक है। इन्हें शिक्षा का संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा का संत आपका कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है स्वामी केशवानंद को। और छोटू राम संग्रहालय के संस्थापक भी कौन आपके? स्वामी केशवानंद, बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। भौगोलिक रूप से बात कर ले तो देखो राजस्थान का उत्तरी भाग में स्थित है आपका ये आपका हनुमानगढ़। या बात कर लो तो देखो यार जिप्सम का खनन होता है टिब्बी, नोहर और भादरा से। और जिप्सम की सबसे बड़ी खान आपकी कहाँ स्थित है? देखो जिप्सम का उत्पादन कहाँ का होता है मैं आपको बता देता हूँ। जिप्सम तो आपको बिल्कुल याद रखना, एक तो जिप्सम है आपका हनुमानगढ़, एक आपका जिप्सम होता का गंगानगर, एक आपका जिप्सम होता चूरू के अंदर, एक आपका जिप्सम का उत्पादन होता है बीकानेर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना सबसे ज्यादा जिप्सम ये आता है। जबकि जिप्सम की सबसे बड़ी खान की बात कर लो तो जिप्सम की जो सबसे बड़ी खान है आपकी उसका नाम है जामसर। क्या नाम है भाई? जामसर। और ये कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है आपकी जामसर, बीकानेर में। ये कई बार सवाल आपका पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में जरूर लिखे आप। आगे बढ़ते हैं तो अपवा तंत्र की बात कर ले तो गग्गर नदी, इसके किनारे कालीबंगा और भटनेर दुर्ग है। इसका उद्गम शिवालिक कालका की पहाड़ी से होता है। शिवालिक आपका कहाँ पड़ता था? शिवालिक जो पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत का आपका एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश शिवालिक कालका से पहाड़ियों से होता हुआ इसकी कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 465 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 465 किलोमीटर लंबी है ये नदी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है 465 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो देखो राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात कर लूं तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? 965 किलोमीटर है, चंबल नदी है। लेकिन राजस्थान में कुल कितनी बहती है? 135 किलोमीटर ही बहती है। राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी जो है आपकी बनास नदी है भी। कौन सी नदी है? बनास नदी है।
बनास नदी 512 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है, सबसे लंबी नदी है आपकी। एक बार सवाल आपका यूं भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो आपका जो नदियों का जो लंबाई का क्रम है वो भी आपको याद रखना होगा, एग्जाम में अच्छे से सवाल बन सकता है उसमें। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है ना उसके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो बनास नदी आपकी राजसमंद से निकलती, कहाँ से निकलती? राजसमंद खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से आपकी बनास नदी निकलती है। बनास नदी को वन की आसा या वर्णासा के नाम से भी जाना जाता है। वन की आसा या वर्णासा के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वो कौन सी नदी है? बनास नदी है आपकी। कौन सी नदी है? बनास नदी है। इसके अलावा मैं और फैक्ट की बात कर लेता हूँ। तो तलवाड़ा झील, कौन सी झील? तलवाड़ा झील। अब देखो झीलों के बारे में बात कर लो तो राजस्थान की सबसे नीची झील है आपकी तलवाड़ा झील। जबकि मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान की सबसे ऊंची झील के बारे में। देखो ये तो हो गया आपके सामने जो है तलवाड़ा झील लिखा हुआ, जो कि आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती है। कौन से जिले में आती है? हनुमानगढ़ जिले में आती है, जो कि राजस्थान की सबसे नीची झील है भाई। राजस्थान की सबसे नीची झील है आपकी, ठीक है। वो राजस्थान की सबसे ऊंची झील की मैं बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंचाई पर या सबसे ऊंची झील के तो आप जैसा भी आपको लगे, सबसे ऊंची झील है आपकी नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील, जो कि कहाँ पड़ती है? माउंट आबू के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? माउंट आबू के अंदर पड़ती है। माउंट आबू आपका कहाँ पड़ता है? तो माउंट आपका सिरोही के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है माउंट आबू आपका? सिरोही के अंदर आपका माउंट आबू पड़ता है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और राजस्थान की कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की जो कृत्रिम झील है ना आपकी, वो है जयसंबंध झील। कौन सी झील है? जयसंबंध झील। ये जयसंबंध झील है, ये पहले तो आपके उदयपुर में थी, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद ये आपके सलुम्बुर जिले में शामिल हो गई। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील क्या होती है? जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसे कृत्रिम झील कहा जाता है। जो प्राकृतिक दृश्य से जो स्थापित होती है उसे प्राकृतिक झील कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल जिसमें मानव का कोई भी हाथ या इंटरफेयर नहीं होता है, वो आपकी कौन सी झील होती है? प्राकृतिक झील होती है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील आपकी नक्की झील है, जबकि राजस्थान की सबसे नीची झील की बात कर लूं तो तलवाड़ा झील है। तलवाड़ा झील से मेरे को आपको याद आया, एक तिलवाड़ा है आपका, एक तिलवाड़ा स्थान पड़ता है, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा के अंदर आपको पता हो तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ लगता है आपका? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, तिलवाड़ा के अंदर लगता है। कहाँ लगता है भाई? तिलवाड़ा के अंदर आपका लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। एक है आपका तलवाड़ा, ये तो है तलवाड़ा झील। एक पड़ता आपका तलवाड़ा, ये तलवाड़ा आपका पड़ता बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में आपको बता दूं तो यह त्रिपुर सुंदरी माता का जो मंदिर बना हुआ वो तलवाड़ा के अंदर ही आपका बना हुआ है। तो मैंने दो तलवाड़ा और एक तिलवाड़ा की बात कर ली। यहाँ से अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो बिल्कुल ये कंफ्यूजन आप क्लियर कर ले, क्योंकि एग्जाम में छोटा सा कंफ्यूजन आपका सवाल बिल्कुल गलत करवा सकता है। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन देख लेते हैं एग्जाम दृष्टि से जो है इंपॉर्टेंट। तो सिद्धमुख नहर की बात कर लो तो सिद्धमुख नहर आपके हनुमानगढ़ एवं चूरू की संयुक्त परियोजना, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इंदिरा गांधी नहर की बात कर लो तो राजस्थान फीडर मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक है। रावतसर शाखा की बात कर लो तो इसे जिले में रावतसर शाखा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से सिंचाई की जाती है। कुंभाराम आर्य लिफ्ट की बात कर लो तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकाली गई है। हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू को सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती है। बिल्कुल आपको याद रखना। देखो सिद्धमुख परियोजना का जो संबंध है राजस्थान के दो जिलों से है, बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो आपका हनुमानगढ़ है, दूसरा आपका चूरू है। क्लियर? हादरा और नौहर तो आपका हनुमानगढ़ को मिलता है और चूरू के राजगढ़ को यहाँ से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर की मैं बात कर लूँ तो इंदिरा गांधी नहर देखो, इसका जो फीडर है ना वो मसीतावली हेड जो बना हुआ है, इसका जो फीडर बना हुआ है वो हनुमानगढ़ जिले में बना हुआ। कहाँ बना हुआ भाई? हनुमानगढ़ जिले में बना हुआ। वो इंदिरा गांधी IGNP जो है राजस्थान की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अंदर कितनी लिफ्ट है? तो 7 तो लिफ्ट है। और मैं बात कर लूँ इसकी शाखाएं कितनी है तो 9 इसकी शाखाएं, 9 तो शाखाएं है और 7 लिफ्ट नहर है। क्लियर? रावतसर शाखा की बात कर लो तो इस जिले में रावतसर शाखा और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से सिंचाई होती है। बिल्कुल आपको याद रखना, रावतसर शाखा
रावतसर शाखा जो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से इसकी सिंचाई की जाती है। आगे बढ़ते कुंभा राम आर्य लिफ्ट की मैं बात कर लूँ तो इंदिरा गांधी से निकाली गई है, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर से। और हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होती है, साथ ही साथ आपका पेयजल का पानी भी उपलब्ध होता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं भाई। तलवाड़ी नस्ल, तलवाड़ा झील जो है आपके हनुमानगढ़ में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। राठी नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो नौहर हनुमानगढ़ में है। कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। नौहर हनुमानगढ़ में आपको बिल्कुल याद रखना है। और गोरखनाथ जी के मंदिर की बात कर लो तो गोगामेडी हनुमानगढ़ में। कहा है भाई? गोगामेडी हनुमानगढ़ में। अब देखो मैं आपको गायों की नस्लों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। राजस्थान में कौन सी लोकेशन पर आपकी गायों की नस्लें हैं? देखो तो ये राजस्थान की आकृति आपके सामने, क्योंकि राजस्थान की आकृति कैसी पतंगाकार है या फिर आप कह दो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की मैं बात कर लूँ तो 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैं बात कर लूँ तो 1,070 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1,070 किलोमीटर है। बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान में आपके 50 जिले हैं और 10 संभाग हैं। फिलहाल 7 ही संभाग और 33 जिले काउंट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी नई सरकार है, देखते हैं वो जिलों को मानती है या ना मानती है, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। फिलहाल तो आपके 50 जिले और 10 संभाग हैं। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ, राजस्थान के मध्य में आपके जो कौन सी गाय पाई जाती है? राजस्थान के मध्य में आपकी गिर गाय पाई जाती है, गिर नस्ल की गाय। ठीक है। हाड़ौती की पठार और थोड़े दक्षिणी पूर्व राजस्थान के अंदर मैं बात कर लूं तो आपकी मालवी गाय पाई जाती है। कौन सी भाई? मालवी। और मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ आपकी राठी नस्ल की गाय पाई जाती है। कौन सी? राठी नस्ल की आपकी गाय पाई जाती है। और मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के पश्चिम के अंदर, तो राजस्थान के पश्चिम में आपकी थारपारकर। कौन सी गाय? थारपारकर। थारपारकर नस्ल की गाय आपकी पाई जाती है। और सांचोरी की मैं बात कर लूं तो देखो राजस्थान के आपके दक्षिणी पश्चिम की तरफ सांचोरी नस्ल की गाय पाई जाती है। तो क्लियर? ये देखो कई बार एग्जाम में ये एरिया आपको पूछा जाता है। एक तरफ क्या होता है, आपको गायों की नस्लें दी जाती है, दूसरा आपको राजस्थान का एरिया दे देंगे, जैसे उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व राजस्थान। तो ऐसा आपको लोकेशन दी जाती है, फिर आपको ये मिलाना होता है। तो मैंने आपकी ये जो गाय की नस्लें ये सारी मैंने क्लियर कर दी है। बिल्कुल आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल बनने की जो संभावना है वो बिल्कुल प्रबल संभावना है। गोरखनाथ जी के मंदिर की बात कर लो तो गोगामेडी हनुमानगढ़ में भी। कहा है भाई? गोगामेडी हनुमानगढ़ में। आपको बिल्कुल याद रखना है गोरखनाथ जी जो कि गोगा जी के आपके गुरु थे। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी थे। बिल्कुल आपको याद रखना, गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो ददेरवा चूरू में हुआ था। कहा हुआ था भाई? ददेरवा चूरू के अंदर आपका गोगा जी का जन्म हुआ था। तो अब आगे बढ़ जाते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो आज के क्लास को यही समाप्त करते, इतना ही आपका कंटेंट था। तो देखो ये हमारा ऐप है ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप के अंदर सारे जिलों की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो आपका फ्री कंटेंट है, जो पढ़ने योग्य कंटेंट आपको ऐप पर मिल जाएगा। और हमारा इंस्टा चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। और इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो फिर आप इन नंबरों पर, कौन से? 9414007199 नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए जिले के साथ। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ज्ञानार्थ एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बता दें कि ज्ञानार्थ एकेडमी के ऐप से आपको टेस्ट सीरीज और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपलब्ध सामग्री मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या फिर कॉल करें।